भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। काल्विन तालुकदार्स कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आज के इस आयोजन में आपके वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और अभी मैंने आपके मार्च पास्ट को देखा है। इससे ठीक पहले यहां पर जो 5 अलग अलग हाउसेज हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग ग्रुप के बच्चों के पिरामिड ड्रिल को भी यहां पर हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रयास काल्विन तालुकदार्स के इन बच्चों ने किया है और मार्च पास्ट में आपका अनुशासन कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का जज्बा ऐसे लगता था जैसे देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब भारत का नौजवान कदम कदम बढ़ाए जा इस गीत का गायन करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करता था। आज यहां के मार्च पास्ट में वह दृश्य मुझे देखने को मिला है। मैं सबसे पहले काल्विन तालुकदार्स को इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार प्रदर्शन के लिए, और उसमें भी बेटियों का प्रदर्शन उनसे भी शानदार था जो यहां पर बालक थे। उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री और लगातार कई बार से गोंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में आज आपके इस प्रदर्शन को देखने और यहां के इन बच्चों के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ उनकी प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को पुरस्कार देने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कुंवर आनंद सिंह जी को, जिनके साथ में कई बार इस संस्था के उन्नयन के बारे में यहां पर मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी संजोग नहीं बन पाया। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि काल्विन तालुकदार्स ने बच्चों के अलग अलग हाउसेज बनाए हैं और वह भी भारत की उस ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के आधार पर यानी जो भारत का इतिहास है, जो भारत की गौरवशाली परंपरा की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है,
और कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ अजंता हाउस, नालंदा हाउस, सांची हाउस, तक्षशिला और उज्जैन के नाम पर। याद करना, ये जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भारत की ज्ञान की परंपरा के 5 प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तक्षशिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला पड़ा। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का विश्वविद्यालय इसी तक्ष में था। यही तक्षशिला ही उस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी। विश्व प्रसिद्ध ज्ञान विज्ञान की जो भी धरोहर आज दुनिया के अंदर देखने को मिलती है, जो भी शोध हो रहे हैं, उनकी आधारशिला आज से 2500 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखी जा चुकी है। ये वही विश्वविद्यालय है जहां पर संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि ने जन्म लिया था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने भारत के दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और यही विश्वविद्यालय है जिसने जीवक जैसा आचार्य भी, आयुर्वेद का आचार्य भी भारत को दिया है। उसके नाम पर भी एक हाउस यहां पर है। याद करना, जब हम इस हाउस से जुड़े तो तक्षशिला की पूरी ज्ञान जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे हाउस के पास एक पट में लिखी होनी चाहिए। नालंदा, याद करिए, नालंदा विश्वविद्यालय है, आचार्य चाणक्य से जिसका संबंध हो। याद करना, भारत का स्वर्ण युग कब आया था? आज से 2000 वर्ष पहले, जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी एक साथ मिलकर के भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी थी। उस समय भारत पर जो हमले हो रहे थे, उन हमलों को कैसे हमें रोकना है, उनका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, ये वही आधारशिला बनी थी। भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को लेकर के चलने वाली परंपरा आज भी हमारे सामने देखने को मिलती है। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी कैसे ली जानी चाहिए, कैसे लेनी है, आज भी आप चले जाइए उज्जैन में, और न्याय का सिंहासन कैसे होना चाहिए, महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन आज भी हर व्यक्ति को स्मरण हो उठता है। उज्जैन महाकाल की धरती है, यानी जो काल का भी अतिक्रमण कर दे, वही महाकाल है। और उस महाकाल की धरती है उज्जैन। उसने हमें इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को उकेर करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अजंता और सांची, ये भारत की ज्ञान की वे धरोहर है जो अजंता में आज भी हम सबको उनकी गुफाओं के माध्यम से, सांची के स्मारकों के माध्यम से हम सबको भारत की प्राचीनता का एहसास कराता है। और उस विरासत को संजो करके काल्विन तालुकदार्स ने 5 हाउसेज के आधार पर इन छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, वह अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। और यह वर्ष तो आपके लिए इतना भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 134वीं स्थापना, 134वीं वार्षिक खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ आप जुड़ रहे हैं। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, अनेक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं
शहीदी दिवस का वर्ष है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का कार्यक्रम संपन्न किया है देश ने। देश के अंदर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले उन हुतात्माओं के लिए वंदे मातरम राष्ट्रगीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का 150वां वर्ष और जनजातीय समाज के मन में देश की स्वाधीनता का भाव पैदा हो, इस भाव को पैदा करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ ही स्वतंत्र भारत के संविधान, जिस संविधान ने हमें उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांध करके भारत को एक भारत के रूप में आगे बढ़ाया है, उस भारत के संविधान के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस अवसर पर हम सब आज काल्विन तालुकदार की 134वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के साथ आज हम सब यहां पर जुड़ करके इस कार्यक्रम में इसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां पर उत्सुक हैं। याद करना, इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इतिहास की गलतियों को परिमार्जन करने की आवश्यकता है, तभी समाज आगे बढ़ता है। अगर कहीं पर गलती हुई है उसका परिमार्जन समय पे होना चाहिए। कहीं पे अच्छा हुआ है उसको अपने जीवन की एक प्रेरणा के रूप में लेकर के उस रूप में उसके को हमें आगे बढ़ाना होगा। और हम भारतीयों से बड़ा कौन इसको महत्व देता है। याद करना, हमारे पास गौरवशाली अतीत की एक लंबी परंपरा है। देश के लिए, भारत के लिए, भारत की परंपरा, भारत की स्वधर्म स्वदेश के लिए जो भी घटना बड़ी हुई, जिसने युग को परिवर्तन करके रखा, हमने उसको सजो करके रखा अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से। देश के अंदर राजे रजवाड़े थे, राजनीतिक इकाइयां अपना काम करती थी, लेकिन इन राजे रजवाड़ों ने कभी भी धार्मिक आयोजन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए योगदान किया, उसे आगे बढ़ाया, उसे हर स्तर पर मजबूती प्रदान किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे हैं, लेकिन दीपावली का आयोजन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, अखिल भारतीय स्तर पर था। पूरे देश ने दीपावली के आयोजन के साथ जोड़ करके दीपावली के आयोजन को अपने साथ जोड़ा। होली का आयोजन केवल जहां पे हिरण्यकश्यप मारा गया वहीं तक सीमित नहीं था। इस सामाजिक समता का एक पर्व बन गया, पूरे भारत में खेला जाता है। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, ये जितने भी पर्व और त्योहार हैं, इन्होंने युग की धारा को बदला है। हमारे पूर्वजों ने उसे पर्व और त्योहार के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए एक साथ हम सामूहिक रूप से एक स्वर में अपने पर्व और त्योहारों को मना सकें, इसके लिए उन्होंने इसको संजो करके रखा। हम उन आयोजनों के साथ जुड़ जाते हैं। आज वे हमारे धार्मिक आयोजन मात्र बन गए। कौन समाज को जोड़ेगा? तोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जोड़ने के लिए कौन प्रयास करेगा, कौन योगदान देगा? और वह बहुत ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी हमारी शिक्षण संस्थानों को। याद करिए, जब
89 में इस संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब क्या स्थितियां रही होंगी, उस समय की परिस्थिति, उस समय का माहौल। ये वही कालखंड है जब वंदे मातरम के बारे में लोगों के मन में एक उत्सुकता चली आ रही थी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद लोगों को लगता है कि गुलामी हमेशा के लिए हमारे ऊपर अच्छा गई है, अब हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए बंगाल से निकला हुआ उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिप्टी कलेक्टर की सेवा कर रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक कालजयी रचना वंदे मातरम के रूप में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया था। और 1896 में पहली बार उस समय देश की आजादी के लिए जो सबसे बड़े मंच के रूप में कार्य कर रही थी कांग्रेस, उसके मंच से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से इसको गाने का काम किया था। आज वंदे मातरम आपने देखा होगा आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हर क्रांतिकारी जिसको जेल होती थी उसके मुंह से निकलता था वंदे मातरम। जिस क्रांतिकारी को फांसी होती थी उसके मुंह से निकलता था वंदे मातरम। जिस किसान पर, जिस नौजवान पर विदेशी हुकूमत की लाठी बरसती थी उसके मुंह से निकलता था वंदे मातरम। और वंदे मातरम का यह भाव जब भारत के प्रत्येक नागरिक के मुंह से निकलना प्रारंभ हुआ, भारत अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रह पाया। भारत स्वतंत्र हो गया, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम सब स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। ऐसे ही हर एक व्यक्ति के जीवन में अवसर आता है, उस अवसर को अपने अनुरूप बदलने की ताकत पैदा करना, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर सकते हो करना चाहिए। कितना शानदार मैदान आपके सामने है। काफी बच्चे यहां के हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने घर से आते होंगे। जो अपने घर में रहते होंगे वो भी, और जो यहां रहते हैं वे भी नियमित रूप से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ स्पोर्ट्स की किसी न किसी एक्टिविटी के साथ जरूर जुड़े। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में अनुशासित रहना सीखना होगा। अनुशासन का और परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं है। जो अनुशासित है, परिश्रमी है, उसके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल नहीं रहती है। उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और उस अनुशासन को अपने जीवन का ध्येय बना करके एक छात्र जब बोले, उसके मुंह से भारत की हुंकार निकलनी चाहिए, भारत की गर्जना निकलनी चाहिए। बिल्ली की तरह मिमियाते हुए नहीं दिखना चाहिए। और ये गर्जना हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। खेल कूद की प्रतियोगिता को याद करना, पिछले 11 वर्षों में एक नई ऊंचाई मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को देश के अंदर कोने कोने तक पहुंचाया। आप देखते होंगे जब भी भारत की कोई टीम ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में या वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारत की टीम विजयी होकर के आती है तो प्रधानमंत्री जी स्वयं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है।
हमने कहा हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए और हर व्यक्ति घूमे टहले। देर में उठने की जो आदत है ना, ये बीमारियों की जड़ है। सूर्य उदय होने के पहले हमारा जागरण भी होना चाहिए, स्नान भी हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति करेगा वो स्वस्थ रहेगा। जो सूर्योदय के बाद जगेगा उसको बीमार होना ही होना है। बीमारी से बचना है तो सबसे पहला मंत्र है समय पे जगना और समय पे सोना। नियमित और संयमित दिनचर्या, जीवन में अनुशासन और परिश्रम व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं करता, उसको एक नई मंजिल की ओर अग्रसर करता, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर गांव में खेल का मैदान हो। अच्छा है, ताश खेलने से अच्छा है लोग खेले, ओपन जिम में जाएं, कूदे, कुछ भी खेल खेलें, लेकिन खेले तो कोई कबड्डी खेले, कोई खो खो खेले, कोई बैडमिंटन खेले, कोई वॉलीबॉल खेले, कोई क्रिकेट खेले, कोई कुश्ती खेले, कोई दौड़े, करे, बैठे ना रहे। नकारात्मकता को अपने जीवन में मत आने दीजिए, कतई नहीं। नकारात्मकता के लिए कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और उन लोगों से भी सावधानी रखने की आवश्यकता है जो कान फूंकने के आदी है, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, कानाफूसी करते हैं, उनसे दूरी बनाइए। अपना काम करिए, मस्ती से जो टारगेट है उसको पूरा करिए, समय से पूरा करिए। हर दिन प्रयास होना चाहिए कि अगर मेरे पास जो टारगेट है वो 25 का अचीव करना है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उससे भी आगे आप अचीव करने का प्रयास करें। याद करना, जीवन में फिर आपकी इस दौड़ती हुई गाड़ी को कोई रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, कोई आपके लिए फिर बाधा नहीं बन सकती। जितना आपके लिए है उससे 1 घंटा अतिरिक्त मेहनत करने की आदत, खेल कूद में भी रुचि, नियमित रूप से समाचार पत्रों को देखिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए और स्मार्टफोन से थोड़ा दूरी बना करके रखिए। क्योंकि आप सभी यहां पे बड़े घरों के बच्चे हैं, अपने मां बाप पर दबाव बना करके और उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे स्मार्टफोन और टैबलेट सारे सब कुछ झटकते हैं। 4-5 घंटे अपने बर्बाद करते हैं। प्रयास होना चाहिए कि आधे घंटे से अधिक हम सोशल मीडिया में नहीं देंगे। संकल्प लीजिए जीवन का, जितना कम समय देंगे। केवल डिजिटल लाइब्रेरी में जाना है, कोई इनोवेशन को देखना है, कोई रिसर्च को देखना है, दुनिया के अंदर किसी नए कार्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहां पे क्या हो रहा है इसके बारे में देखना है, वह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन भाषा का सुधार समाचार पत्रों के माध्यम से, अच्छी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हर भाषा की जानकारी होनी चाहिए। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह व्यवस्था की है कि हम ड्वेल डिग्री ले सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम साथ साथ चल सकता है। और यह सौभाग्य है कि वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी स्वयं इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जिनको इन सब में रुचि है, कार्य करने की उनकी एक इच्छा शक्ति है। पिछले कुछ समय से जो परिवर्तन यहां पे हुआ है वह आप देखने को मिल रहा है। हम सब इस परिवर्तन के वाहक बने। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना है। चुनौती आएगी जीवन में, लेकिन जब आप धैर्य के साथ उस चुनौती का मुकाबला करेंगे तो जीत आपकी होगी। छोटी छोटी बातों में अक्सर हम हिम्मत हारते हैं, धैर्य खोते हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए, इसको जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। याद करना, जीतेगा वही जो हारेगा। हार से कभी भी प्लान नहीं करना है।
हमेशा फिर से उसमें सुधार करना है और ये सुधार हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देगा। ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं आज की नई तकनीकी युग में। हम अपने आप को उससे दूर नहीं कर सकते। हमें नई तकनीक अपनानी है, लेकिन हम तकनीक का वाहक बने, तकनीक हमें अपने वाहक के रूप में उपयोग न करें। हम उसका इस्तेमाल अपने अनुरूप, अपने हित में और समाज और देश के हित में करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए युग में आज दुनिया को ले जा रही है। दुनिया को बहुत फास्ट उसने किया है, बहुत फास्ट किया है। इस कार्य को पहले करने में आपको घंटों लगते थे, अब कुछ ही चंद मिनटों का वह कार्य हो गया है। इस गति के साथ अपने आप को तैयार करना, अपडेट करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जीपीटी, यह आपको एक नए युग में प्रवेश करवा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। रोबोटिक के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, ये सब देखो। लेकिन वहीं तक सीमित मत रहो। नियमित रूप से अपनी लाइब्रेरी में जाइए, अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जुड़े हुए ग्रंथों का भी अवलोकन अपने अवकाश के दिनों में भी करो। समाचार पत्रों का अवलोकन करो, उसके संपादकीय पृष्ठ को भी नियमित रूप से अवलोकन करो। जब कोई समाचार देखते हो तो केवल हेडलाइन ही मत देखो, उसके अंदर क्या है ये भी देखो। कभी कभी होता है हेडलाइन कुछ और होती है और अंदर कुछ और होता है, इसको भी देखो। ये नियमित दिनचर्या का हिस्सा हमारा होना चाहिए और जितनी भी अच्छी जानकारी ले सकते हो उसको अपनी जानकारी में लाने का और सीखने का एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए। बहुत विशाल दुनिया है, बहुत कुछ सीखने का अवसर हमें देती है। हम बस उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें तो। और मुझे अच्छा लगा कि काल्विन तालुकदार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। आपका यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। इस अवसर पर हमने कुछ छात्रों को यहां पे सम्मानित किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे तक्षशिला हाउस से कॉक हाउस ट्रॉफी इलेश प्रताप सिंह को, तक्षशिला हाउस से बेस्ट ऑफ टैलेंट एकेडमिक व स्पोर्ट्स का जो प्राइज है वह सुश्री प्रांजल त्रिपाठी को, कैरम ट्रॉफी नालंदा हाउस के श्री देवराज सिंह पटेल को, बेस्ट ऑलराउंडर गर्ल नालंदा हाउस की सुश्री आयुषी सिंह को और वॉलीबॉल ट्रॉफी नालंदा हाउस के सार्थक त्रिपाठी को उपलब्ध हुआ है। मैं इन छात्रों के साथ ही उन सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लिया है, भागीदार बने हैं। उनको ट्रॉफी मिलेगी, उनको उनका पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं वे लोग नए सिरे से प्रयास करेंगे तो इससे भी अच्छा वे करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और काल्विन तालुकदार को उनके वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए हृदय से बधाई देते हुए पूरे काल्विन तालुकदार के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।